हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट किया था। अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट का वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया है फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। आपको ईजी हो जाएगा ये न्यूमेरिकल समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है, परफॉर्मा बना रखा है, इसमें हम फिगर्स पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 8,20,000 से 12,50,000 हो गई है। इसका मतलब शेयर कैपिटल किस में आएगी, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जो भी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, डायरेक्टली फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये आ जाएगा आपका सोर्सेज ऑफ फंड, क्योंकि जब हमने शेयर इशू किया है तो हमारे पास फंड आया होगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा शेयर इशूड, शेयर्स इशूड। ये आ जाएगा आपका 4,30,000। ठीक, 4,30,000। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वैसे तो रिजर्व जो भी होंगे वो आपके एडजस्टेड P&L अकाउंट में आएंगे, रिजर्व और आपके प्रोविजंस। पर ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये स्पेशल रिजर्व है। कैसे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तब बनता है जब हमने शेयर की फेस वैल्यू के ऊपर कुछ अमाउंट रिसीव किया है। कंपनी ने शेयर की फेस वैल्यू के ऊपर कुछ अमाउंट रिसीव किया है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर इशू किए, तो इशू के टाइम पर फेस वैल्यू से ऊपर उसको जो भी अमाउंट मिला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये कहाँ आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और आपका डिफरेंस आ रहा है 10,000 का। ये 60,000 से 70,000 हो गया है ना, तो डिफरेंस है आपका 10,000 का। ये कहाँ आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, बाकी जो रिजर्व्स होते हैं आपके, प्रोविजंस होते हैं, वो कहाँ आएंगे, आपके एडजस्टेड P&L अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व कहाँ लिख लेते हैं, एडजस्टेड P&L अकाउंट में। ये 80,000 से 90,000 हो गया है, मीन्स 10,000 बड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ P&L। सरप्लस का आपको बैलेंस BD एंड CD यहाँ पर लिखना होगा, वो आपको मिल गया यहाँ पर। तो आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ये है आपका 1,75,000 लास्ट ईयर वाला। और टू बैलेंस CD, ये है आपका 2,08,000। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट है नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको डिवेंचर दिया हुआ है। डिवेंचर आपको लास्ट ईयर कुछ नहीं था, अभी 2019 में 2,50,000 हो गया। इसका मतलब डिवेंचर इशू हुआ होगा, और डिवेंचर इशू हुआ होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये यहाँ आ जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड में। 6% डिवेंचर्स इशूड, 6% डिवेंचर इशूड, कितना आ जाएगा, 2,50,000, राइट। नेक्स्ट आएगा आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको फर्स्ट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, लास्ट ईयर का जो आपको प्रोविजन दिया है वो है 98,000। तो इसका मतलब जो लास्ट ईयर का प्रोविजन है इनकम टैक्स का, वो इस टाइम हमने 2019 में उसको पे किया होगा। तो पे किया होगा तो कहाँ आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स कितना, 98,000, राइट। और
इस ईयर का जो है प्रोविजन, उसको हम प्रोविजन ही मानेंगे, वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, ठीक है। तो बाकी प्रोविजन कहाँ आएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है ये 1,19,000, ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड P&L अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ठीक है। 1,19,000 राइट। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स में आपको दो दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ये आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जितनी भी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स हैं उसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में दिखाएंगे। तो ये आपको दोनों दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस 3,05,000 से 3,04,000 हो गया, बिल्स पेबल का 30,000 से 60,000 हो गया। दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, दोनों को लिख लेंगे। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स कितने थे, 3,05,000 से हो गए आपके 3,04,000, ठीक है। और आपके बिल्स पेबल 30,000 से हो गए हैं 60,000, राइट। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं लास्ट वीडियो में, करंट लायबिलिटीज जब बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल घटती है, और करंट लायबिलिटीज जब घटती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। करंट लायबिलिटीज और नेट वर्किंग कैपिटल का ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर क्रेडिटर्स में करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो हम यहां डिफरेंस को इंक्रीज में लिखेंगे, ठीक है। 1,000 यहाँ 30,000 का डिफरेंस है बिल्स पेबल में, पर ये इंक्रीज हुई है तो 30,000 कहाँ आएगा, डिक्रीज में, ठीक है। और करंट एसेट्स का सेम रिलेशन है। अभी देखते हैं करंट एसेट्स कौन सी है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। चलिए नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट है फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, अच्छा आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रीसिएशन, फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सचर पर डेप्रीसिएशन, फ्री होल्ड प्रीमिसेस पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं है। तो जो भी ये परचेज, जो भी इंक्रीमेंट है उसको हम परचेज मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है 3,10,000 से 8 लाख हो गया, मींस परचेज हुई है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में पैसा गया होगा ना परचेज करने के लिए प्रॉपर्टी को, तो आएगा परचेज ऑफ फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ठीक है। कितना आ जाएगा, परचेज ऑफ फ्री होल्ड प्रीमिसेस 8 लाख से 3,10,000, 3,10,000 से 8 लाख हो गया, तो 4,90,000 का डिफरेंस है, ठीक है, 4,90,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का हमको एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका बैलेंस पहले 4 लाख है, फिर 5,45,000 हो गया है। फटाफट से एक अकाउंट बना लेते हैं, और डेप्रीसिएशन 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ फॉर्मेट तैयार कर रखा है, इसमें लिख लेते हैं जल्दी से। टू बैलेंस BD, ये आ जाएगा आपका 4 लाख, ठीक है। और बाय बैलेंस CD आपको दिया हुआ है 5,45,000, ठीक। डेप्रीसिएशन लगा है इसमें बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से हम डेप्रीसिएशन, क्योंकि P&L में लिखते हैं ना इसको, तो डेप्रीसिएशन दिया हुआ है इसमें 1 लाख का। जो भी बैलेंस बचेगा इसका मतलब हमने वो अमाउंट से प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया होगा। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना डिफरेंस आ रहा है 2,45,000 का, ठीक है। टोटल लिख लेते हैं 6,45,000, 6,45,000, राइट। इसी तरह से फटाफट से फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट भी बना लेते हैं। बैलेंस दिया हुआ है आपको, बैलेंस BD 2,24,000, CD 3,15,000, और आपका डेप्रीसिएशन लगा है 32,000 का, ठीक।
तो बैलेंस BD 2,24,000 और बाय बैलेंस CD दिया हुआ है 3,15,000। डेप्रीसिएशन कितना लगा है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, डेप्रीसिएशन लगा है 32,000 का। टोटल हो गया आपका 3,47,000। डिफरेंस आ गया, डिफरेंस से हमने पे किया होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। डिफरेंस है आपका 1,23,000। तो फटाफट से इन दोनों की परचेज रिकॉर्ड कर लेते सबसे पहले। तो प्लांट एंड मशीनरी की परचेज है 2,45,000 और इसकी फर्नीचर एंड फिक्सचर की है 1,23,000। दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 2,45,000 और परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है 1,23,000, राइट। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इन दोनों के डेप्रीसिएशन को कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड P&L अकाउंट में, उसको भी लिख लेते हैं। 2 डेप्रीसिएशन पहला लगेगा प्लांट एंड मशीनरी पर और दूसरा है फर्नीचर एंड फिक्सचर पर। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख और 2 फर्नीचर पर कितना लगा है 32,000, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इन तीनों को, ये तीनों क्योंकि क्या है करंट एसेट्स हैं, ये आएंगे आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। इन तीनों को फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका इन्वेंट्री, बैलेंस दिया है आपको 2 लाख एंड 2,50,000, 2,50,000। फटाफट से तीनों का लिख लेते हैं पहले बैलेंस, उसके बाद में देखेंगे ये आएगा कहाँ। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हैं 3,86,000 से हो गया आपका 4,01,000, ठीक। फिर दिया हुआ है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ये आपका हो गया है 48,000 से 40,000, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया करंट एसेट्स का और नेट वर्किंग कैपिटल का सेम रिलेशन है। करंट एसेट्स बढ़ेगी, नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट एसेट्स घटेगी, नेट वर्किंग कैपिटल घटेगी। तो इन्वेंट्रीज के केस में इन्वेंट्री बढ़ गई है 2019 में, तो ये इंक्रीज हुई है, कहाँ लिख देंगे 50,000 को इंक्रीज में, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में अगेन इंक्रीमेंट हुआ है, तो कहाँ लिख देंगे 15,000 का इंक्रीमेंट है, इसको भी हम लिख देंगे इंक्रीज में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिक्रीज हुए हैं, तो कहाँ जाएगा 8,000 डिक्रीज में, ठीक है। अभी कोई कंपोनेंट नहीं बचा है, फटाफट से बैलेंस निकाल लेते हैं सबका। तो पहले करते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट का बैलेंस। दोनों साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा 4,69,000, 4,69,000, ठीक है, 4,69,000। इसमें से ये साइड माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, तो यहाँ आ जाएगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा 2,94,000। अब फटाफट से इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये कहाँ आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा 2,94,000, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका
इसका भी बैलेंस कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का जब बैलेंस टोटल करेंगे तो करंट एसेट्स वाला टोटल आएगा आपका 6,34,000 और 2019 में आएगा 6,91,000। ठीक। करंट लायबिलिटीज का टोटल आएगा आपका 3,35,000 और यहां आएगा 3,64,000। ठीक। अब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जाएगी तो क्या बचेगा, नेट वर्किंग कैपिटल। तो 6,34,000 में से 3,35,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,99,000, 2,99,000। इसी तरह से 2019 का भी करते हैं, 6,91,000 में से 3,64,000 माइनस करेंगे तो आएगा 3,27,000। अब क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर में कम थी, 2018 में कम थी और 2019 में बढ़ गई, इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, अभी इसका टोटल लिख लेते हैं 3,27,000 और टोटल को मैच करने के लिए बैलेंस कहां पर आएगा, यहां पर। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया 28,000। अब ये जो 28,000 है वो यहां से भी मैच करना चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज से। अब क्योंकि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है, तो ये जो इंक्रीज वाली साइड है ये बड़ी होनी चाहिए। प्लस कर लेते हैं सबको, 50 लाख, 15,000, 1,000, ये आ गया आपका 66,000 और ये आ गया आपका डिक्रीज वाली साइड 38,000। तो 38,000, 66,000 बड़ा है ना, तो 66,000 में से 38,000 गए तो कितना बचा, 28,000। इसका मतलब ये आंसर सही है, टैली हो गया। ठीक है, टोटल लिख लेते हैं 66,000, राइट। और ये भी हमारा कहां पर आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। नेट इंक्रीज इन या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये आ जाएगा आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना आ रहा था, 28,000। अब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये मैच करना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा आपका 9,84,000 और यहाँ भी आएगा 9,84,000, राइट। चलिए, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।